नमस्कार साथियों, कानून की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। लॉ लर्निंग प्रोग्राम का वॉल्यूम 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपराधिक कानून जो हमारे यहाँ है उसकी प्रोसीडिंग के लिए आधारशिला क्या है। तो ब्रिटिश भारत के समय से ही हमारा जो भारतीय कानून चला आ रहा है वो मुख्य रूप से 3 नामों पे डिपेंड करता है। जो अगर आप लॉ कर रहे हैं या प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो ये 3 नाम आप सुनते आ रहे हैं और हमेशा सुनते रहेंगे। वो नाम क्या है दोस्तों? आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तो आप अभी तक सुनते आ रहे थे 2023 तक, क्योंकि 2023 के अंदर हमारे पास में बीएनएस आया है। जो आईपीसी को बदल करके हमने क्या कर दिया नए कानून में बीएनएस। सीआरपीसी जो था हमारा उसको बदल करके कर दिया बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट को अब हम कह रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आईपीसी जो हमारा है यानी कि इंडियन पिनल कोड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भारतीय दंड संहिता। और ये भारतीय दंड संहिता जो है अब बदल करके 1 जुलाई 2024 से हो गई है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। तो पहले जान लेते हैं कि ये बीएनएस एक्चुअल में है क्या। तो जो पहले हम आईपीसी पढ़ रहे थे, आईपीसी क्या था दोस्तों? भारतीय दंड संहिता। वही अब हमारा क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता। तो किसी भी मामले के अंदर जब कार्रवाई होती है, पुलिस भी यदि एफआईआर लिखती है, कोई वकील भी किसी तरह का मामले को दर्ज कराता है इस रास्ते के थ्रू, तो हमें देखना पड़ता है बीएनएस। पहले देखना पड़ता था आईपीसी, क्योंकि इसी के अंतर्गत किसी भी मामले में, किसी भी क्राइम में हमें पता चलेगा कि किस तरीके का क्राइम है और उस क्राइम पे हमें कौन सी धारा काम में लेनी है। तो कुल मिला के बात है कि किसी भी मामले में धारा का चुनाव पनिशमेंट का चुनाव किस तरीके से होता है? बीएनएस के द्वारा, कि कैसा तो क्राइम हुआ है, उसमें कौन सी धारा लगानी है और उस अपराध की परिभाषा भी हमें कहां मिलेगी? बीएनएस में। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि पहले 2023 तक आप कभी एफआईआर अगर पढ़ी आपने तो उसमें लिखा रहता था कि सेक्शन 302 आईपीसी, सेक्शन 12420 आईपीसी, सेक्शन 376 आईपीसी। तो इसका मतलब अपराध की परिभाषा कहां लिखी होती थी? आईपीसी में। और उस अपराध पे जो धारा लगानी है वो कहां लिखी रहती थी? आईपीसी में। और वो बदल करके अब क्या हो गई है? जुलाई 2024 से बीएनएस। तो बीएनएस का इस्तेमाल आपको करना है किसी भी मामले में क्राइम जो हुआ है उसकी डेफिनेशन पढ़ने के लिए और धारा का चुनाव करने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं साथियों, बीएनएस तो आप समझ गए कि किसी भी मामले में धारा का चुनाव और पनिशमेंट के लिए आपको बीएनएस पढ़ना है। उसके बाद जब एफआईआर लिख दी गई है, एफआईआर लिखने के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है, जो पहले किसमें होती थी? सीआरपीसी में, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, जिसे हम क्या कहते थे? सीआरपीसी जो हमारा पहले था दंड प्रक्रिया संहिता, जो बदल करके हो गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कि जब मामला कोर्ट में आया है एफआईआर लिखने के बाद में, तो अब जमानत कैसे होगी या उस प्रक्रिया को कोर्ट में आगे कैसे बढ़ाएंगे, कौन सी एप्लीकेशन हमें देनी है, क्या एप्लीकेशन मूव होगी, ये सारा का सारा प्रोसीजर करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बीएनएसएस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रत्येक आपराधिक मामले में हमारे लिए जरूरी होती है, वो हमारे लिए क्या होती है? पहले क्या थी हमारी? इंडियन एविडेंस एक्ट, और अब हो गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्योंकि सबूत, एविडेंस, गवाह जितने भी तरह के होते हैं उन्हें न्यायालय में पेश करने से लेकर के उनकी आगे की सारी कार्रवाई जिस कानून के अंतर्गत होती है वो हमारा अब हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आज आपको मैंने बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताया। और पूरे जितने भी तरह के क्रिमिनल मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, वो सभी इन 3 ही स्तंभों पर टिके होते हैं। इन्हीं का प्रॉपर इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और हम आगे देखेंगे, आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम बीएनएस को काम में ले रहे हैं, किस तरीके से बीएनएसएस में कार्रवाई करनी है, एविडेंसेस को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं।
इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जितने भी तरह के क्रिमिनल मामले होते हैं उन्हें आप किस तरह के कोर्ट में लगाएंगे, किस कोर्ट को क्या अधिकारिता प्राप्त है और कोर्ट में हम कार्रवाई कैसे करेंगे। तो वेट करें अगले वीडियो का।